डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हम सभ्यताएं पढ़ रहे थे उसकी अगली कड़ी में हम आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। हम सभी जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, हम सभी जानते हैं वेदों के बारे में। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका जो महत्व है वो क्या है? प्रथम बार जो भारत का इतिहास है उसमें साहित्यिक स्रोतों से किसी सभ्यता की जानकारी मिली है। इससे पहले हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती थी, और जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती थी, उनका कोई साहित्यिक स्रोत हमने अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है, केवल पुरातात्विक स्रोत। इस सभ्यता की जानकारी जो होती है वो वेदों से होती है, और वेद जो है वो लिखित रूप में नहीं थे, बल्कि श्रुति यानी याद रखने की परंपरा से एक पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाते थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जब तक नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। अब इस सभ्यता के दो भाग हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब इसमें ये है, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो बाकी के 3 वेद हैं वो है साम, यजु और अथर्ववेद। इन तीनों से मिलती है, और इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इसके बाद इसका कालक्रम हमने देख लिया कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये ऋग्वेद का एक श्लोक है जिससे हमें पता चलता है कि तब द्यूत खेलना प्रचलित था, कृषि करना प्रचलित था, और गायों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसके बाद आर्यों का मूल स्थान क्या था? आ, इसमें कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिसमें गाइल्स, मायर्स, पेनका, पार्कोनी, मेरगन, मैकडोनाल्ड ये मानते हैं कि यूरोप से आए थे आर्य। इसके बाद मैक्स मुलर और जी रोड्स मानते थे कि मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद द आर्कटिक होम इन द वेदास, जो बाल गंगाधर तिलक की किताब है, उसमें 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात और दीर्घकालीन उषा के कॉन्सेप्ट के आधार पर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल स्थान हो सकता है। इसके बाद भगवान दास गिडवानी जो हैं, उनको उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही बताया है। ये जो संपूर्णानंद हैं, आदिनाथ अविनाश चंद्र हैं, गंगानाथ झा हैं, राजबली पांडे हैं, इन विद्वानों ने आर्यों को भारत का ही मूल निवासी बताया है। इसके बाद आर्य शब्द एक जाति नहीं है, बल्कि एक गुण है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। इस शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर जो हैं, वो आर्य आक्रमण के सिद्धांत को मानते हैं। ये मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया और हड़प्पा जो उससे पहले जो सभ्यता चली आ रही थी उसको नष्ट कर दिया, लेकिन आर्य एक प्रव्रजन के रूप में आए थे मध्य एशिया से। और वर्तमान में अभी तक तो यही माना जाता है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था। हाँ हाँ, एक तो हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी नगरीय थी, हमने पढ़ा था। उसके बाद व्यापार प्रधान थी, इसमें लिपि का प्रचलन भी था। हड़प्पा के जो वासी थे वो लोहे से अपरिचित भी थे। हड़प्पा में जो घोड़े से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं वो काफ़ी कम मिले हैं। गाय का अंकन भी मुद्राओं पर नहीं मिलता। बैलों का अंकन, वृषभ सांड का अंकन ज़्यादा मिलता है। उसके बाद लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग विद्या और मातृ देवी का वर्णन ज़्यादा मिलता है, और मूर्ति पूजा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसके बाद वैदिक सभ्यता जो थी, यहाँ पर लेखन कला का अभाव माना जाता है, और
वैदिक साहित्य श्रुति जन्य माना जाता है। इसके बाद वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे। वैदिक आर्यों में अश्व और गाय का दायित्व से बहुत प्रचलन था। वैदिक सभ्यता में मातृ देवी, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन का अभाव दिखाई देता है और यज्ञ का प्रचलन ज्यादा दिखाई देता है। इसके बाद ये वैदिक साहित्य है। हम देख सकते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनकी विषय वस्तु भी ये दे रखी है। और इसके जो इसके जो पार्ट हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे इनके पार्ट हैं। उसके बाद ऋग्वेदिक काल का जो है ये कॉन्सेप्ट है, मैं कभी, ये एक श्लोक है। इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि इस समय क्या क्या जीविकोपार्जन प्रचलित थे। कवि था, यानी मंत्र निर्माता, उसके बाद वैद्य था, उसके पिताजी, और उनकी माता जो थी वो चक्की चलाने वाली थी। तो इस प्रकार ये तीन व्यवसाय से जीविकोपार्जन करते हैं। इसके बाद सिंधु, ये वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ पर था? पहला तो जो ऋग्वैदिक, ये जो है वो ऋग्वैदिक काल का है। ये सप्त सिंधु प्रदेश जो था वहां पर था। सिंधु और सहायक नदियों का प्रदेश था ऋग्वैदिक काल। सिंधु, सतलज, शतुद्री, व्यास, रावी, परुष्णी, झेलम, वितस्ता, इन नदियों में यहाँ पर इनका विस्तार था। और अभी जो वर्तमान में पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमांत क्षेत्र और भारत और पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र, ये आर्य का विस्तार था। हम यहाँ पर इस मैप के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से विस्तृत था। हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली वैदिक सभ्यता का, इसको भी गिना जाता, ये पार्ट भी है। तो ये वाला जो पार्ट है वो उस समय ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो यहाँ रहा करते थे। उसके बाद हम देखें कि आर्यों के जो राजनीतिक संगठन है वो क्या क्या थे। तो हम देख सकते हैं कि आर्य जो थे उनका जो परिवार, वैसे तो पहले तो काफ़ी जनों में विभक्त थे। जो प्रमुख जन थे वो अनु, ध्रुयु, यदु, पुरु, तुर्वस, ये प्रमुख आर्य जन पंचजन कहलाते थे। इसके बाद जो ग्रह कुल का जो स्वामी था वो कुलप कहलाता था। ग्राम, सबसे जो छोटी इकाई थी वो कुल थी। उसके बाद ग्राम थी, विश, जन और राष्ट्र। कुलप का जो कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था, ग्राम का ग्रामणी कहलाता था, विश का विशपति कहलाता था, और जन का जनपति कहलाता था या रजनी कहलाता था। इसके अलावा एक प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध हुआ है, वो हुआ है सुदास, जो कि भरत जन के थे, और 10 राजाओं के बीच, जिनका नेतृत्व पुरु कर रहा था, इनके मध्य हुआ था। और ये परुष्णी नदी, यानी जो वर्तमान रावी नदी है, उसके किनारे लड़ा गया। इसके बाद इसमें सुदास विजयी हुआ। राजनीतिक स्वरूप जो था उसमें राजा को जनस्य गोपा कहा जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी पुरोहित एवं सेनानी थे। इसके बाद सभा थी, जो कि विशिष्ट लोगों की सभा थी। इसके बाद समिति जो थी वो जनसाधारण के प्रतिनिधियों की सभा हुआ करती थी। और विदत जो थी वो जो लूट का माल बांटने के लिए जो सभा होती थी वो विदत कहलाती थी। इसके बाद सामाजिक स्थिति क्या थी कि पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था। पितृसत्तात्मक परिवार वो होता है जहाँ पर पिता की सत्ता होती है, पुरुष प्रधान समाज होता था वो। इसके बाद सर्वप्रथम 2 वर्ण आर्य और अनार्य में आर्य हुए। इसके बाद 3 वर्णों का विकास हुआ। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का सिद्धांत है। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववाप, विश्ववारा, अर्चनाना, विशपला, इंद्राणी, ये कुछ प्रमुख विदुषी स्त्रियां थी।
अमाजू जो थी वो जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था। इसके बाद विवाह जो था, एकल विवाह और बहुविवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह ये था कि उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह कर ले, और प्रतिलोम विवाह वो था कि उच्च वर्ण की स्त्री अपने से निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर ले। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने और संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं हुआ करते थे। इसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी थी? इनकी संस्कृति मूल रूप से ग्रामीण थी। इनके जीवन के मूलभूत जो आधार थे वो कृषि और पशुपालन थे। कुल्या यानी नहर होता है, कुल्या द्वारा सिंचाई की जाती थी। आर्य बाघ और गेंडे से परिचित नहीं थे, लेकिन वे घोड़े से जरूर परिचित थे। गाय आर्यों का मुख्य आधार था। अधिकांश जो युद्ध थे वो गायों के लिए ही लड़े जाते थे। गायों को अघन्या कहा गया है, यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, जिसको नहीं मारा जा सकता। इसके अलावा गाय विनिमय के लिए भी प्रयोग में ली जाती थी। पणी गायों को ले जाते थे। पणी शक्तिशाली लोग होते थे और इनसे लोग डरते थे। ये शक्तिशाली समृद्ध लोग हुआ करते थे। इनके अलावा ऊंट, भैंसा, गधा, हिरण, सिंह आदि प्रमुख पशु हुआ करते थे। फिर व्यापार वाणिज्य में भी निष्क सोने की मुद्रा थी। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। पणियों को वेकनाट कहा गया है क्योंकि वो अत्यधिक ब्याज लेते थे। तक्षा, वाय, कुंभकार आदि प्रमुख शिल्पी थे। इनमें तक्षा शिल्पियों का मुखिया होता था। ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में जो वर्णित है अयस धातु, उसकी पहचान तांबा या कांसा के रूप में होती है। इसके बाद ये मंत्र है जो कि नासदीय सूक्त से लिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि आप जो सृष्टि थी उससे पहले न सत्य था न असत्य था, अंतरिक्ष कुछ भी नहीं था, केवल एक परम ब्रह्म मौजूद था। इसके बाद धार्मिक जीवन क्या है? इसका जो ऋग्वेद का जो धार्मिक व्यवहार है वो ईरान का जो समकालीन ग्रंथ है जैन अवस्था उससे समानता रखता है। उसके बाद ऋग्वेदिक व्यवस्था आरंभ में तो बहुदेववादी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे एकत्ववाद की ओर बढ़ने लगी। ऋग्वेदिक आर्यों के जीवन का जो मुख्य तत्व है वो यज्ञ था। इसके बाद इनमें कुछ देवता थे जिनमें आकाश के देवता थे वरुण, मित्र, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, अश्विन। इसके बाद अंतरिक्ष के देवता थे वो थे इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आपह, यम, प्रजापति, मरुत, अपात्य। पृथ्वी के देवता जो थे वो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और अन्य प्रकार के जो अन्य प्रकार भी थे देवताओं के। इनमें दिव्य जो थे वो अंतरिक्ष में रहने वाले देवता थे, पार्थिव पृथ्वी पर रहने वाले देवता थे, और गुजात जो थे वो गाय से संबंधित थे, और अर्प जो देवता थे वो जल से संबंधित थे। इसके बाद हिनोथीज्म क्या होता है? हिनोथीज्म ये होता है कि मैक्स मुलर के अनुसार, ये कॉन्सेप्ट मैक्स मुलर ने दिया था कि ऋग्वेदिक आर्य जिस देवता को प्रमुख मानते थे, जिस देवता की पूजा करते थे, उसी को प्रधान मानकर उसको सर्वोच्च श्रेणी का दर्जा दे देते थे। इसके बाद ब्रह्मांडीय अवस्था को ऋत कहा गया है, ये ऋग्वेद में वर्णित है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऋग्वेदिक काल था, अब उत्तर वैदिक काल था को हम पढ़ेंगे। अब इसका जो विस्तार हुआ सप्त सिंधु प्रदेश से ब्रह्मर्षि प्रदेश, यानी पूर्व दिशा की ओर प्रवचन हुआ। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है जिसमें यहाँ पर इसका वर्णन है। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने देखा था कि पहले जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो इस एरिया में फैले हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से इनका विस्तार हुआ पूर्व की ओर, ठीक है। यहाँ से इनका विस्तार होता है पूर्व की ओर और ये फैल जाते हैं, ये गंगा,
सरस्वती वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर आर्य फैल जाते हैं। तो इस तरह से आर्यों का विस्तार हुआ और ये ऋग्वैदिक काल में ये वाला पार्ट आर्यों का प्रमुख क्षेत्र बन गया। इसको कहा जाता है ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अब राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। अब धीरे धीरे राजतंत्र का विकास होने लगा था। हमने देखा था पहले कबीलाई संस्कृति थी, अब राजतंत्र का विकास हो गया। इसके बाद 12 रत्नी थे, जैसे राजन, राजा, पुरोहित, प्रमुख पुरोहित, उसके बाद सेनानी, महिषी यानी रानी, ग्रामीणी यानी वो प्रमुख, उसके बाद पालगल यानी विदूषक। सभा और समिति का महत्व घट गया और विद्वत का उल्लेख भी काफी कम हो गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख और स्पष्ट कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव आए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई और 4 वर्ण स्पष्ट रूप से नजर आने लगे। इनके कार्य भी स्पष्ट रूप से निर्धारित होने लगे। स्त्रियों पर भी काफी प्रतिबंध लग गए और सभा और समिति में अब वो भाग नहीं ले सकती थी। उपनयन संस्कार से उनको वंचित कर दिया गया और वे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी। एक ऐत्रेय ब्राह्मण में एक उदाहरण है, पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत बताया गया है। ये केवल एक बताने के लिए है। अब इसके बावजूद भी पति को पत्नी के बिना अधूरा माना गया था और ब्रह्मचारी की पहली भिक्षा गुरु माता से ही ली जाती थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की भी शुरुआत हुई। समझदार जो था वो उस समय के मेले हुआ करते थे। इसके बाद आर्थिक जीवन, कृषि जो था वो आर्यों का प्रमुख कार्य हुआ करता था। हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों को लोहे का पता नहीं था, लेकिन अब आर्यों को लोहे का पता चल चुका था और इस काल में आर्य लोहे और तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टीन, सीसा आदि भी जान चुके थे, आदि के बारे में भी। लेकिन और ये एक और बात यह है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो चांदी और लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक आर्य इन दोनों धातुओं से ही परिचित हो गए थे। और गाय और निष्क और शतमान नाम का जो सिक्का है, शतमान जो था वो विनिमय के प्रमुख आधार हुआ करते थे। इसके बाद धार्मिक जीवन इनका कैसा था। यज्ञों की बहुलता, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध यज्ञ हुआ करते थे। कर्मकांडों में वृद्धि हो गई और यज्ञ कर्मकांडों की प्रतिक्रिया में उपनिषदों की रचना हुई, जहाँ पर एकेश्वरवाद और यज्ञ को बताया गया है और यज्ञ कर्मकांडों को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसमें कुछ प्रसिद्ध वाक्यांश है जो हम अक्सर सुनते हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद अथर्ववेद में ये कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अतिथि देवो भव जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद से है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से है। यमनचिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि जो सुना जाता है वो है। अहम ब्रह्मास्मि जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद जो है वो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये यहाँ से लिया गया। तो इस तरह से ये लिया गया है। तो इस तरह से हमारा जो वैदिक काल वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।